हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ रिद्धि और आज का ये लेक्चर मेंस इन 300 टॉपिक्स का पार्ट है। मेंस इन 300 टॉपिक्स मेंस क्लासरूम कोर्स और जीएस मेंस टेस्ट सीरीज का भी पार्ट है। Today in this lecture we will discuss about PCPNDT Act. What is the full form of this act? So Preconception and Prenatal Diagnostics Act. ये act 1994 में इनैक्ट की गई थी और 2003 में ये अमेंड की गई थी। अब PCPNDT एक्ट है क्या, इसका पर्पस एक शॉर्ट में मैं आपको बता देती हूँ। इसका पर्पस सिर्फ ये है कि जो भी सेक्स सिलेक्शन टेक्निक्स हैं उनको बैन कर देना, कि आपका बिफोर या फिर आफ्टर कंसेप्शन जो भी सेक्स सिलेक्शन टेक्निक्स हैं उनको बैन करना, और जैसे कि प्रीनेटल डायग्नोस्टिक्स टेक्निक्स यूज़ होती हैं सेक्स सिलेक्टिव अबॉर्शन के लिए, उसका मिसयूज़ होने से रोकना। अब ये न्यूज़ में है क्यों, वो भी डिस्कस कर लेते हैं। देखो, रिसेंटली एक रिट पिटीशन फाइल की गई थी बाय फेडरेशन ऑफ ऑब्स्टेट्रिक्स एंड गायनोकोलॉजिकल सोसाइटीज ऑफ इंडिया। तो सुप्रीम कोर्ट ने ये रिट पिटीशन को डिसमिस कर दिया था। अब इस रिट पिटीशन में लिखा गया था, तो ये कहा गया था कि जो भी ये सेक्स सिलेक्टिव टेक्निक्स होती हैं उनके लिए आपको प्रॉपर मेडिकल रिकॉर्ड्स मेंटेन करना ज़रूरी है, पर उनमें कोई भी क्लेरिकल एरर अगर आ जाता है तो उसे भी सेम तरीके से ही पनिश किया जाएगा जैसे कि आप सेक्स डिटर्मिनेशन के ऑफेंस को पनिश करते हो। तो ये पिटीशन फाइल हुई थी कि ये तो गलत बात है कि क्लेरिकल एरर्स और सेक्स डिटर्मिनेशन को आप इक्वली पनिश करोगे। तो सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा था कि ये कोई छोटी बात नहीं है अगर कोई क्लेरिकल एरर हो जाता है, क्योंकि इसके बेसिस पर आप किसी एक पर्सन की इनोसेंस भी प्रूव कर सकते हो और किसी एक पर्सन को अक्यूज भी कर सकते हो। साथ में आर्टिकल 21 एक फॉर्मेलिटी सी बन के रह जाएगा, तो आर्टिकल 21 को आप सीरियसली ही नहीं ले रहे हो इन दैट केस। साथ में इस पूरी एक्ट का जो पर्पस है वो भी डिफीट हो जाएगा, इसीलिए सुप्रीम कोर्ट ने रिट पिटीशन को डिसमिस कर दिया। And this act will be included in GS paper 1 and 2. Let's discuss a previous year questions. Discuss the salient features of PCPNDT Act 1994 and the implications of this amendment in 2003. तो 2011 का ये क्वेश्चन है, and here we'll start with what is PCPNDT Act first, and then what are the features of this act, basically the purpose of enacting the act that you have to discuss. Then we'll address the challenges associated with the act as to why are we discussing the act altogether, then the amendments to the act and the implications of those amendments. So that's how you have to go about it. Background थोड़ा सा डिस्कस करते हैं। देखो, प्री कंसेप्शन एंड प्री नेटल डायग्नोस्टिक्स एक्ट PC एंड PNDT एक्ट 1994 ये इनैक्ट किया गया था कीपिंग इन माइंड द डिक्लाइनिंग सेक्स रेशो डिटीरियोरेट हो रहा था। लाइक अकॉर्डिंग टू 2011 सेंसस 1914 से लेकर के एज कंपेयर टू 927 फ्रॉम 2001 सेंसस, तो सेक्स रेशो बेसिकली डिटीरियोरेट हो रहा था और उसको माइंड में रखते हुए ये एक्ट को इनैक्ट किया गया था। मेन पर्पस क्या था इस एक्ट का, बेसिकली टू बैन द यूज ऑफ सेक्स सिलेक्शन टेक्निक्स बिफोर और आफ्टर कंसेप्शन, प्लस prevent the misuse of prenatal diagnostics technique for sex selective abortion. कुछ एफ्लुएंट एरियाज हैं जिसमें लोएस्ट सेक्स रेशो है, जैसे हरियाणा में सबसे खराब सेक्स रेशो है, देन पंजाब, जम्मू एंड कश्मीर एंड दिल्ली। एंड जो कि मैंने आपको रिसेंटली बताया, सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन जो आया था जिसमें उन्होंने रिट पिटीशन को डिसमिस किया था, उसी में ही सुप्रीम कोर्ट ने अपहेल्ड किया था द कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी ऑफ सेक्शन 23 ऑफ द एक्ट। व्हाट डज सेक्शन 23 ऑफ द एक्ट डील्स विद? So basically section 23 of the act provides for penalties। जो भी ऐसी penalties हैं जैसे कि पेपर वर्क हो गया या फिर रिकॉर्ड कीपिंग हो गई, क्लरिकल एरर्स हैं, इन सब में अगर कोई भी गलती होती है तो उसकी पेनल्टीज से डील करता है सेक्शन 23 ऑफ दिस एक्ट। नाउ व्हाट इज द नीड फॉर सच लेजिस्लेशन? तो अभी इसकी क्या ज़रूरत है? देखो, सबसे पहले तो सोशल प्रॉब्लम्स आती हैं। फीमेल चाइल्ड को ऑलरेडी बहुत बड़ा बर्डन समझा जाता है फैमिली पे, क्योंकि डाउरी जैसी चीज़ें हो गई या सेक्सुअल ऑफेंसेस हो गए, इन सब चीज़ों के चलते फीमेल्स को एक बर्डन माना जाता है। साथ में सोशल डिस्क्रिमिनेशन की वजह से सन को ज़्यादा प्रेफरेंस दी जाती है, जिससे कि फीमेल फीटिसाइड को भी प्रमोट किया जाता है, एंड दैट फर्दर स्क्यूज द सेक्स रेशो टुवर्ड्स मेन। और भी कुछ रीजंस आते हैं जैसे कि प्रॉपर्टी राइट्स हो गई या फिर कल्चरल प्रैक्टिसेस हो गई। मेल चाइल्ड को ही हमेशा प्रेफरेंस दी जाती है इंस्टेड ऑफ द फीमेल चाइल्ड, और एक टेंडेंसी रही है देखो फैमिली में कि जब तक एक मेल चाइल्ड नहीं हो जाता तब तक बच्चे पैदा करते ही रहेंगे, ठीक है। तो ये टेंडेंसी रहती है मोस्टली फैमिलीज में, जिसकी वजह से इंडिया
ओवर पॉपुलेटेड हो गया है। यही नॉर्म जो है काफ़ी टाइम तक चलता आ रहा था अंटिल दी 1990s। 1990s में क्या हुआ, अल्ट्रासाउंड टेक्निक्स आई जिसने ये प्रीनेटल सेक्स डिटर्मिनेशन की प्रैक्टिस को और बढ़ावा दे दिया, और इससे ये 1000 करोड़ की इंडस्ट्री पूरी बन गई थी, जहाँ पर मेडिकल प्रोफेशनल सेक्स सिलेक्टिव अबॉर्शन प्रैक्टिस करने लगे फॉर अ प्राइस। इकोनॉमिक फैक्टर्स भी कुछ इन्वॉल्व हैं इसमें, जैसे डेमोग्राफिक ट्रांजिशन अगर देखा जाता है तो स्मॉल फैमिलीज अब लोग प्रेफर करते हैं, तो स्मॉल फैमिलीज में भी लोग यही कहते हैं कि अगर लड़का है तो वही ज़्यादा बेटर है, फीमेल्स को प्रेफरेंस नहीं दी जाती है। नाउ व्हाट इज द पर्पस ऑफ दिस एक्ट? सो दीज 3 आर द पर्पसेस ऑफ द एक्ट बेसिकली, जो मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ। सेक्स सिलेक्टिव टेक्निक्स को बैन करना, प्रीनेटल डायग्नोस्टिक टेक्निक्स के मिसयूज को रोकना, साथ में इन टेक्निक्स को रेगुलेट करना। नाउ वील डिस्कस द प्रोविजंस ऑफ दिस एक्ट। फर्स्ट इज रजिस्ट्रेशन। तो रजिस्ट्रेशन कराना मैंडेटरी हो गया है अगर आपको क्लिनिक्स और काउंसलिंग सेंटर की फंक्शनिंग के लिए रजिस्ट्रेशन इज मैंडेटरी। प्रोहिबिशंस की हम बात करते हैं, सो इट प्रोहिबिट्स सेक्स सिलेक्शन, देन मिस यूज ऑफ प्रीनेटल डायग्नोस्टिक टेक्निक्स, एडवर्टाइजमेंट एंड कम्युनिकेशन। एडवर्टाइजमेंट एंड कम्युनिकेशन, देखो अगर कोई भी ऐसे एड्स वगैरह डाले जाते हैं प्रीनेटल एंड प्री कंसेप्शन सेक्स डिटर्मिनेशन फैसिलिटीज़ के लिए इलेक्ट्रॉनिक या प्रिंट के थ्रू, तो उसको इम्प्रिजनमेंट हो सकती है, उसको फाइन लग सकता है। देन इम्प्लीमेंटेशन, इसका इम्प्लीमेंटेशन कौन करेगा? सेंट्रल सुपरवाइजरी बोर्ड, स्टेट सुपरवाइजरी बोर्ड्स, यूनियन टेरिटरी सुपरवाइजरी बोर्ड्स एंड अप्रोप्रिएट अथॉरिटी फॉर द स्टेट, अप्रोप्रिएट अथॉरिटीज फॉर द डिस्ट्रिक्ट एंड सब डिस्ट्रिक्ट लेवल्स। यहाँ पर एक चीज़ मैं आपको बता देती हूँ, ये जो सेंट्रल सुपरवाइजरी बोर्ड है, दिस वॉज कॉन्स्टिट्यूटेड बाय द गवर्नमेंट अंडर सेक्शन 7। वाई वॉज दिस कॉन्स्टिट्यूटेड? तो बेसिकली इसका एम ये था कि इस एक्ट की इम्प्लीमेंटेशन प्रॉपर हो जाए, उसको रिव्यू करने के लिए और इस एक्ट की इम्प्लीमेंटेशन को मॉनिटर करने के लिए, साथ में इस एक्ट में जो भी रूल्स बने हैं उनको भी रिव्यू एंड मॉनिटर करने के लिए सेंट्रल सुपरवाइजरी बोर्ड का गठन किया गया था। नेक्स्ट, मेंटेनेंस एंड प्रिजर्वेशन ऑफ रिकॉर्ड्स। देखो अगर किसी ने कोई भी ऐसी गलती नहीं की है तो उसका इनोसेंस प्रूव करने के लिए ये रिकॉर्ड्स यूज किए जा सकते हैं, बट अगर किसी ने गलती की है और आपने रिकॉर्ड्स मेंटेन नहीं किए तो नॉन मेंटेनेंस का मतलब ये होता है कि आपने डायग्नोस्टिक टेक्निक्स का मिसयूज किया है। इसीलिए अगर कोई पर्सन मेंटेन नहीं करता है रिकॉर्ड्स प्रॉपर्ली तो उसको क्रिमिनलाइज किया जाता है। सो इट क्रिमिनलाइजेज नॉन मेंटेनेंस ऑफ रिकॉर्ड्स, और उनका जो ऑब्स्टेट्रिशियंस एंड गायनोकोलॉजिस्ट हैं उनके मेडिकल लाइसेंस भी सस्पेंड किया जा सकता है। देन सर्च, सीजर एंड सीलिंग पावर्स। तो जो भी अप्रोप्रिएट अथॉरिटीज़ हैं उनको सिविल कोर्ट की पावर्स दी जाती हैं कि वो सर्च, सीजर एंड सील कर सकते हैं जो मशीन्स, इक्विपमेंट्स और जो भी रिकॉर्ड्स हैं वायलेटर्स के, इंक्लूडिंग सीलिंग ऑफ प्रेमिसेस एंड कमिश्निंग ऑफ विटनेसेस। तो ये सारी पावर्स जो हैं सिविल कोर्ट की वो अप्रोप्रिएट अथॉरिटीज़ को दी जाती हैं, जो कि अथॉरिटीज़ मैंने आपको ऊपर बताई भी थी कि किन के द्वारा ये इंप्लीमेंट किए जाते हैं। एंड लास्टली सेक्शन 3 प्रोवाइड्स फॉर लीगल यूज ऑफ द टेक्निक्स। देखो ऐसा नहीं है कि आपने सारी चीज़ें ही बैन कर दी। अल्ट्रासाउंड टेक्निक्स भी अगर यूज़ हो रही हैं तो आपको सिर्फ सेक्स सिलेक्शन के लिए उसको यूज़ नहीं करना है, बट कुछ ऐसी चीज़ें हो गई जैसे कि क्रोमोसोमल एबनॉर्मेलिटीज़ हो गई, जेनेटिक मेटाबॉलिक डिजीजेज है, सेक्स लिंक जेनेटिक डिजीजेज हैं, इन सब के लिए यूज़ किया जा सकता है अल्ट्रासाउंड टेक्निक्स का टू एंश्योर सेफ एंड हेल्दी ग्रोथ ऑफ फीटस। नाउ व्हाट इज़ द इम्पैक्ट ऑफ दिस एक्ट? तो पहला है सोशल चेंज। अब देखो हम लॉज रिफॉर्म कर ही क्यों रहे हैं, जो ये ऑलरेडी लॉज बने हुए हैं, जैसे कि ये वाला लॉ 1994 में आ गया था, उसके बाद ये 2003 में अमेंड किया गया, तो ये लॉज जो है रिफॉर्म हो रहे हैं, अमेंडमेंट्स हो रहे हैं। ये लॉज बन ही क्यों रहे हैं? क्योंकि देखो डिक्लाइनिंग सेक्स रेशो की जो प्रॉब्लम है उसको एड्रेस करने के लिए, जब ये प्रॉब्लम रिजॉल्व होने लगेगी तो उसके बेसिस पर सोशल चेंज लाया जा सकता है। ऑलराइट, देन विमेन एम्पावरमेंट। देखो प्रेग्नेंट विमेन का कंसेंट इज मैंडेटरी, तो उसके थ्रू विमेन एम्पावरमेंट को भी प्रमोट किया जा रहा है। नेक्स्ट, बैकडोर सेक्स सिलेक्शन को भी ये प्रिवेंट करता है, क्योंकि अगर आपके क्लिनिक्स रजिस्टर्ड है और रजिस्ट्रेशन कंपलसरी कर दिया गया है तो बैकडोर सेक्स सिलेक्शन को काफ़ी हद तक प्रिवेंट किया जाता है इससे। नेक्स्ट, रिमोट कनेक्शंस भी पनिशेबल हैं बिकॉज इट फिक्सेस पर्सनल एंड इंस्टीट्यूशनल लायबिलिटी। नेक्स्ट वी डिस्कस इश्यूज एंड चैलेंजेस एसोसिएटेड विद दिस एक्ट। सो इम्प्लीमेंटेशन में देखो नीति आयोग का हेल्दी स्टेट्स एंड प्रोग्रेसिव इंडिया। हेल्दी स्टेट्स एंड प्रोग्रेसिव इंडिया बेसिकली एक कॉम्प्रिहेंसिव हेल्थ इंडेक्स रिपोर्ट है जो कि नीति आयोग के द्वारा रिलीज की जाती है। ये रिपोर्ट स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज को रैंक करती है उनके हेल्थ आउटकम्स के इंक्रीमेंटल चेंज पर,
कैसे एक जगह की, एक स्टेट की या एक यूनियन टेरिटरी की हेल्थ आउटकम्स में बदलाव आया है, हेल्थ बेटर हुई है। तो इस तरीके के जो इंक्रीमेंटल चेंजेस आ जाते हैं उनके ऊपर ये रैंक करती है और इनकी परफॉर्मेंसेस, ओवरऑल परफॉर्मेंसेस को भी कंपेयर करती है। सो नीति आयोग का ये जो हेल्दी स्टेट्स प्रोग्रेसिव इंडिया है, ये एम्फेसाइज करता है कि किस तरीके से हमें ये इस एक्ट को इम्प्लीमेंट करना ज़रूरी है। साथ में पहले देखो कोई इंस्टीट्यूशनल मैकेनिज्म ही नहीं था, प्रॉपर अप्रोप्रिएट अथॉरिटीज़ ही नहीं थी और स्टेट्स भी अप्रोप्रिएट अथॉरिटीज़ नहीं बना पा रही थी, जिस वजह से ये एक्ट इनइफेक्टिव। साथ में अगर हम बात करते हैं इस तरीके की एक्ट्स की या गर्ल्स के राइट्स की, तो इतना ज़्यादा अवेयरनेस लोगों में है ही नहीं। तो लो अवेयरनेस भी एक बहुत बड़ा चैलेंज सामने आता है कि लोग, जनरल पब्लिक अवेयर ही नहीं है इस तरीके की एक्ट्स के प्रोविजन से, गर्ल्स के राइट्स से। नेक्स्ट, लिबरल एमटीपी एक्ट। व्हाट इज एमटीपी? एमटीपी इज मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी। अब मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी एक्ट इतनी ज़्यादा लिबरल है कि वो मेंटल ट्रॉमा के ग्राउंड्स पर अबॉर्शन को अलाउ करती है। तो ये भी एक चैलेंज सामने आता है जिसमें आप पीसीपीएनडीटी एक्ट और एमटीपी को लिंक कर सकते हो। मेडिकल प्रोफेशनल्स को भी ये एक्ट ऑफेंड करती है, दिस इज ऑल्सो एन इशू। फिर हमारी ऑलरेडी ऐसी पेट्रियार्कल सोसाइटी है जहाँ पर विमेन को खुद के रिप्रोडक्टिव राइट से डिवॉइड है विमेन, तो उनको तो खुद को भी ये राइट नहीं है कि इफ दे वांट अ चाइल्ड और नॉट। सो दैट इज ऑल्सो अ चैलेंज। अब कैसे हम लोग आगे बढ़ सकते हैं इससे और कैसे इन चैलेंजेस को ओवरकम कर सकते हैं? लोगों में अवेयरनेस स्प्रेड करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, उनको सेंसिटिव बनाना ज़रूरी है कि उनको विमेन के और चाइल्ड सेक्स रेशो के बारे में और पता लगे, विमेन के राइट्स के बारे में और पता लगे। स्टिंग ऑपरेशंस किए जा सकते हैं यूजिंग डिकॉय कस्टमर्स, ताकि वायलेटर्स को आप सामने ला सको और इनको प्रॉपर्ली पनिश कर सको। देन स्पीडी डिस्पोजल ऑफ पेंडिंग केसेस। तो स्ट्रॉन्ग डेटरेंस क्रिएट करने के लिए स्पीडी डिस्पोजल ऑफ पेंडिंग केसेस होना चाहिए। तो क्या है कि एक केस बहुत टाइम तक लटके नहीं रहना चाहिए, आप जल्दी जल्दी केसेस को सॉल्व करो, सो दैट लोगों में भी फिर ये अवेयरनेस क्रिएट हो जाती है कि अगर हम इस तरीके का काम करेंगे तो हमें जेल जाना पड़ सकता है और आसानी से हम वापस नहीं आ सकते। मीडिया प्रेजेंस और सोशल प्रेजेंस को यूज़ कर सकते हैं हम थ्रू सिविल सोसाइटी, ताकि ऑफिशियल्स को भी अकाउंटेबल होना पड़े। मीडिया के द्वारा थोड़ा तो प्रेशर क्रिएट होगा ही ऑफिशियल्स पर, सिविल सोसाइटी के थ्रू थोड़ा सोशल प्रेशर क्रिएट होगा तो ऑफिशियल्स और ज़्यादा जागरूक रहेंगे। स्ट्रॉन्ग एथिकल कोड ऑफ कंडक्ट क्रिएट किया जाना चाहिए फॉर द मेडिकल स्टाफ। ऐसे मेडिकल स्टाफ जो कि इन सब चीज़ों में इन्वॉल्व हैं, ताकि वो किसी भी मॉनिटरी ट्रैप में ना फंस जाएं, पैसों के चक्कर में, पैसों के लालच में आके वो लोग कोई भी गलत चीज़ में भागीदार ना बने। अगर कोई इंडिविजुअल कपल है या फैमिली में से कोई ऐसा है जो कि आरोपी है, तो उसको भी लॉ के अंडर लाना बहुत ज़रूरी है। साथ में इफेक्टिव मॉनिटरिंग और फीडबैक मैकेनिज्म भी होना चाहिए, ताकि प्रोग्रेस रिपोर्ट्स का टाइमली सबमिशन किया जा सके। रिप्रोडक्टिव राइट से रिलेटेड ऐसे कॉम्प्रिहेंसिव लॉज होने चाहिए जो कि जेंडर इक्वालिटी पे बेस्ड हो। साथ में डिसेंट्रलाइजेशन करना बहुत ज़रूरी है और इसमें आप एनजीओज़ को इन्वॉल्व कर सकते हो, जैसे कि पीएनडीटी एनजीओ स्कीम। ये पीएनडीटी एनजीओ स्कीम बेसिकली लाई गई थी कि सिविल सोसाइटी की पार्टनरशिप से पीसीपीएनडीटी लॉ को इनैक्ट किया जा सकता है ग्राउंड लेवल पर इन अथॉरिटीज़ के साथ। ऑलराइट, कंक्लूजन इसका यही है कि देखो, ये इस एक्ट के आने के बाद एक स्ट्रॉन्ग डेटरेंस तो क्रिएट हुआ ही है अगेंस्ट फीमेल फिटिसाइड। तो फीमेल फिटिसाइड को कुछ हद तक रोका गया है और यही सेम चीज़ सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट में भी हाईलाइट हुई है, जब उन्होंने सेक्शन 23 ऑफ द एक्ट को अपहोल्ड किया है। सेक्शन 23 पीसीपीएनडीटी एक्ट की वैलिडिटी को अपहोल्ड किया है। साथ में कॉम्प्रिहेंसिव और सिस्टमैटिक अप्रोच की काफ़ी ज़रूरत है, ताकि जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं सबको साथ में लाया जाए। स्ट्रॉन्ग मॉनिटरिंग के जरिए और लीगल इम्प्लीमेंटेशन होना चाहिए इस एक्ट का, ताकि डिक्लाइनिंग सेक्स रेशो की प्रॉब्लम को सॉल्व किया जा सकता है। नाउ देयर इज वन क्वेश्चन फॉर यू, जस्ट ट्राई आंसरिंग दिस क्वेश्चन। डिस्कस द नीड फॉर रिव्यू ऑफ इफेक्टिवनेस ऑफ द लॉ। Try to answer this question in the comment section. So that's all for today. Thank you for watching the lecture.